दोस्तों, आज की हमारी कहानी वाराणसी शहर के रहने वाले एक लड़के की है जिसका नाम हरीश है। तो चलिए अब ये कहानी हरीश के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी ये कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरीश है और मैं वाराणसी शहर का रहने वाला हूं। वाराणसी, जिसे लोग बनारस और काशी के नाम से भी जानते हैं। लेकिन यह शहर जितना धार्मिक स्थलों के लिए प्रचलित है, उतना ही यहाँ पर तंत्र मंत्र और काला जादू भी होता है। लेकिन धार्मिक स्थल वाली चीजें तो आप सब लोगों को बड़ी ही आसानी से दिखाई दे जाती हैं, पर जो रात के घने काले अंधेरे के बीच बनारस के घाटों पर होता है, उसके बारे में शायद आप में से बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं होगा। इसीलिए आज मैं आप लोगों के सामने अपने खुद के साथ घाटी एक ऐसी घटना की कहानी लेकर आया हूं, जिस घटना की वजह से आज मेरा पूरा जीवन बिल्कुल पूरी तरीके से बदल गया है। दरअसल ये बात आज से लगभग 12 साल पहले की है। उस वक्त मैं बनारस के ही घाटों पर लोगों से भीख मांगकर खाया करता था और उस वक्त मेरी उम्र यही कोई 4 से 5 साल की रही होगी। अब मेरी ये बात सुनकर आप में से बहुत से लोगों के दिमाग में यही आ रहा होगा कि आखिर मैं बनारस के घाटों पर लोगों से भीख मांगकर क्यों खाता था? क्या मेरा कोई घर या फिर माँ बाप नहीं थे? तो यहाँ पर इस चीज का मेरे पास एक ही जवाब है कि शायद मेरे माँ बाप ने मुझको पैदा होते ही एक लावारिस लाश की तरह छोड़ दिया था। मुझे किसने पाल पोस कर बड़ा किया, ये मुझे आज तक भी नहीं पता। लेकिन एक रोज की शाम को जब मैं बनारस के ही एक घाट पर बैठा बैठा नदी के अंदर छोटे छोटे कंकर फेंक रहा था, तो उसी दौरान मुझे एक बहुत परिवार वहां के घाट पर स्नान करता हुआ दिखाई देता है। उन लोगों के रहन सहन और चाल चलन को देखकर मुझे ये लगा कि शायद ये काफी पैसे वाले लोग हैं। इसीलिए मैं झट से अपनी टोकरी को उठाकर काफी तेजी से चलता हुआ उन लोगों की तरफ जाता हूँ और फिर वहां पर जाकर उन लोगों से कुछ खाने के लिए मांगने लगता हूँ। अब जैसे ही मैंने वहां पर जाकर उन लोगों से कुछ खाने के लिए मांगा तो उस परिवार का जो मुखिया था वो दिखने में एक पंडित लग रहा था। वो मुझसे पूछता है कि बेटा, तुम इतनी सी उम्र में यहाँ पर इस तरीके से भी क्यों मांग रहे हो? क्या तुम्हारा कोई घर परिवार नहीं है? तो उसके ऐसा कहते ही मेरे चेहरे पर एक मायूसी आ जाती है और मेरी उस मायूसी को देखकर शायद वो समझ गया था कि उसकी इस बात का मेरे पास क्या जवाब है। इसीलिए वो मुझसे कहता है कि तुम आज से ही मेरे साथ मेरे घर पर चलो। आज से तुम हमारे बेटे हो और हम ही तुम्हारे माँ बाप हैं। अब उस आदमी के मुंह से ये बात सुनकर मैं बहुत ही खुश हो जाता हूं, लेकिन उस वक्त मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वहां से मेरी जिंदगी एक ऐसा मोड़ लेने वाली थी जिसके बारे में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। क्योंकि जैसे ही मैं उस आदमी के साथ उसके घर पर पहुंचा, जो कि बनारस शहर से महज 60 से 70 किलोमीटर की दूरी पर यूपी में ही मौजूद था, तो जब मैं उनके साथ वहां पर पहुंचा तो उनके घर के अंदर जाते ही मैंने देखा कि वो एक ब्राह्मण परिवार का ही घर था। यानी कि जो चीज मैंने उन लोगों के बारे में सोची थी वो बिल्कुल सही सोची थी। लेकिन जिस डरावनी घटना की मैं आप लोगों के सामने आज ये कहानी लेकर आया हूं, ये उस वक्त की नहीं है, बल्कि वो घटना तब हुई थी जब मुझे उस घर में रहते हुए लगभग 15 से 16 सालों का टाइम हो चुका था। और उन 15 से 16 सालों के टाइम में मैं ये बात भूल चुका था कि मैं कोई भीख मांगने वाला बच्चा था या फिर मेरे कोई माँ बाप नहीं है। क्योंकि उस घर में आने के बाद मुझे इतना ज्यादा लाड प्यार और हर उस चीज की सुख सुविधा मिली थी जिसकी एक बच्चे को जरूरत होती है। और उस चीज के पीछे की वजह यह थी कि वो जो दंपति था, यानी कि जो ब्राह्मण पति पत्नी थे, जो कि मुझे वहां पर अपने साथ लेकर आए थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। इसी वजह से वो दोनों शुरू से ही मुझे वहां लाने के बाद बहुत अच्छे से रखते थे। लेकिन फिर 15 से 16 साल गुजर जाने के बाद जब मैं 20-22 साल का हुआ, तो उस वक्त वहां पर कुछ ऐसा होता है जो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर था। कहने का मतलब, उन 15 से 16 सालों के गुजर जाने के दौरान मैंने कभी भी उस लड़की को उस घर में आते जाते हुए नहीं देखा था। लेकिन एक दिन अचानक से ही उस घर की जो मालकिन थी, जिसे मैं बड़ी माँ कहकर पुकारता था,
उनके साथ एक लड़की आती है। और जब वो उस लड़की को अपने साथ लेकर आती हैं, तो जैसे ही मैंने पहली बार उस लड़की को देखा तो मैं कहीं ना कहीं उसकी सुंदरता के ऊपर मोहित हो गया था। लेकिन फिर भी मैंने इस चीज को अपने ऊपर इतना ज्यादा हावी नहीं होने दिया। अब जिस दिन वो उसको अपने साथ घर पर लेकर आई थी, उस दिन उसने मुझे बताया कि ये मेरे भाई की लड़की है और ये कुछ दिनों तक यहीं पर रहेगी। कहने का मतलब वो जो लड़की थी वो अपनी बुआ के यहाँ रहने आई थी, लेकिन इससे पहले वो खुद अपने ननिहाल रहा करती थी। इसीलिए उसका पहले इतने सालों में अपनी बुआ के यहाँ आना जाना नहीं हो पाया था और इसी चीज के चलते पहले कभी मैं उसे देख भी नहीं पाया था। अब जब वो उस घर में आ गई थी तो उसके वहां आने के बाद मुझे उसका नाम पता चलता है। दरअसल उस लड़की का नाम पार्वती था और वो बिल्कुल अपने नाम की तरह ही पवित्र भी थी। कहने का मतलब जब मैं उसे 4-5 दिनों से लगातार उस घर में रहते हुए देख रहा था तो मैंने ये चीज नोटिस की थी कि वो ना ही तो घर से बाहर निकलती थी और ना ही घर के बाहर वाले किसी भी लड़के से इतनी ज्यादा मुंह लगती थी। उसके रहने के ढंग को देखकर ही मुझे ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई थी कि ये लड़की बाकियों की लड़कियों से बहुत ज्यादा अलग है और उसकी यही सादगी धीरे धीरे मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। लेकिन उस घर के जो मुखिया थे उनका मेरे जीवन के ऊपर बहुत ज्यादा एहसान था। इस वजह से मैं ऐसा कुछ भी करके उनके इस एहसान को और उनके विश्वास को खराब नहीं करना चाहता था। इसीलिए मैंने कुछ समय के लिए तो उसकी तरफ देखना ही बंद कर दिया था। पर क्योंकि अब जब मैं और वो एक ही घर में रहते थे और कई बार बड़ी माँ के साथ बैठे रहने के दौरान जब वो भी वहां पर आकर बैठ जाती थी और हम दोनों के बीच बातचीत होती थी, तो धीरे धीरे उसकी उस मधुर वाणी और सुंदरता ने मुझे अपनी तरफ इतना ज्यादा आकर्षित कर दिया था कि अब मुझे रात को नींद आना भी बंद हो गई थी। रात के वक्त जब भी मैं अपने कमरे के अंदर जाकर सोने की कोशिश करता तो मुझे हर तरफ बस उसका ही चेहरा दिखाई देने लगता था। धीरे धीरे मैं उसके प्रति इतना आकर्षित हो गया था कि अब मुझे किसी भी हालत में उसको अपनी बनाना था। कहने का मतलब मैं उसे हासिल करना चाहता था, लेकिन मैं ये बात अच्छी तरीके से जानता था कि ये चीज कभी भी संभव नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक तरीके से अगर रिश्तों की मर्यादा को देखा जाए तो वो और मैं आपस में बहन भाई थे। लेकिन आप लोगों ने भी एक नाम सुना होगा और वो नाम है काम वासना, जो हर इंसान के अंदर पाई जाती है। ये काम वासना ही इंसान से बहुत कुछ ऐसा करवा देती है जिसकी वजह से उसकी पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है। कभी कभार इस चीज की वजह से इंसान समाज की नजरों में भी गिर जाता है और ऐसा ही कुछ आगे चलकर मेरे साथ भी हुआ था। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि सिर्फ ये सब चीजें ही मेरे साथ नहीं हुई थी, बल्कि आगे चलकर कुछ बहुत ही भयानक और डरावनी चीजें जिनकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी वो भी मेरे साथ होती हैं। दरअसल उस वक्त मैं एक ब्राह्मण परिवार के साथ रहता था, तो मैं ये बात अच्छी तरीके से जानता था कि जिस तरीके से मंत्रों के द्वारा किसी चीज को पवित्र किया जाता है, उसी तरीके से तंत्र के द्वारा किसी भी चीज को अपवित्र भी किया जा सकता है। और मंत्र के द्वारा जो चीज की जा सकती है वो तंत्र के द्वारा भी की जा सकती है। लेकिन मंत्र के द्वारा किसी चीज को हासिल करना जितना ज्यादा कठिन होता है, तंत्र के द्वारा उस चीज को प्राप्त करना उतना ही ज्यादा आसान होता है। लेकिन इसके पीछे की जो सबसे बड़ी भूमिका होती है वो ये होती है कि तंत्र साधना में आपको किसी ना किसी चीज की बलि देनी होती है, या फिर आपको कुछ ऐसी कई क्रियाएं करनी होती हैं जो कि वास्तव में बहुत ही भयानक और खतरनाक होती हैं। अगर आप उन क्रियाओं को करने में थोड़ा सी भी चूक कर जाते हैं तो फिर आपकी खुद की जान के ऊपर भी बन सकती है। कहने का मतलब उस तंत्र क्रिया में आपकी जान भी जा सकती है। लेकिन उस वक्त मैं पार्वती के प्रति इतना ज्यादा पागल हो गया था कि उसको हासिल करने के अलावा अब मुझे मेरी जिंदगी का कोई दूसरा मकसद ही दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि पिछले 15 से 16 सालों में मैं मेरी पीछे वाली जिंदगी से बिल्कुल दूर हो गया था। यानी कि उस घर में आने से पहले जब मैं काशी के घाटों पर इधर से उधर भटकता था तो मैं वहां पर बहुत से अघोरी और तांत्रिकों के संपर्क में भी था, और उस दौरान मैंने उनको बहुत सी ऐसी तंत्र साधनाएं करते हुए देखा था जो कि असल जिंदगी में साधारण लोगों को तो बिल्कुल असंभव लगे। पर मुझे पता था कि तंत्र विद्या के द्वारा क्या कुछ किया जा सकता है। इसी वजह से मैं एक बार घर से ऐसा कुछ बहाना करता हूँ कि बहाना करके मैं फिर से काशी के उन घाटों पर पहुंच जाता हूँ, और लगभग 1 से 2 रात वहां पर भटकने के बाद मुझे एक ऐसा तांत्रिक मिलता है जो तांत्रिक इसी तरह की चीजों को हासिल करवाने की तंत्र विद्या जानता था। लेकिन जब मैंने उस तांत्रिक को इस चीज के बारे में बताया तो वो मुझसे कहता है कि तुम्हारा ये काम हो तो जाएगा,
लेकिन इस चीज के लिए तुम्हें एक बहुत ही भयानक साधना करनी होगी, और उस साधना को करने के दौरान तुम्हें उस लड़की को भी उस साधना में शामिल करना होगा। पर उसकी ये बात सुनकर जब मैंने उस तांत्रिक से कहा कि मैं उसको तो साधना में शामिल नहीं कर सकता, तो फिर वो मुझे एक ऐसा उपाय बताता है जो मेरे लिए करना बहुत ही आसान था। अब उसने मुझे क्या उपाय बताया था, ये थोड़ी ही देर में आपको कहानी में आगे चलकर पता चल जाएगा। लेकिन जब मैं उस तांत्रिक के पास से लौट रहा था, तो लौटते वक्त उसने मुझे अपनी झोली से एक इंसानी खोपड़ी निकाल कर दी थी, और उस खोपड़ी को देते टाइम उस तांत्रिक ने मुझसे कहा था कि ये कोई ऐसी वैसी साधारण खोपड़ी नहीं है, बल्कि इस खोपड़ी को साध कर तुम वो सब चीजें हासिल कर सकते हो जो तुम अपने जीवन में करना चाहते हो। लेकिन इसकी सिर्फ एक ही शर्त है कि इस खोपड़ी को जितना तुम किसी जिंदा इंसान का खून पिलाओगे, ये खोपड़ी तुम्हारे लिए उतना ही काम करेगी। जब जैसे ही उस तांत्रिक ने मुझे ये बात कही, तो उस तांत्रिक की ये बात सुनकर मैं बिल्कुल डर जाता हूं, क्योंकि उस वक्त मैं किसी भी इंसान की जान लेने वाली स्थिति में नहीं था। पर तभी मुझे पार्वती का चेहरा दिखाई देता है, और उसका चेहरा अपनी आंखों के सामने देखते ही मैं हर वो चीज करने के लिए तैयार हो गया था जिससे कि मैं पार्वती को हासिल कर सकूं। इसीलिए मैं उस तांत्रिक से कहता हूं कि ठीक है, आप मुझे ये दे दीजिए और मेरा काम होते ही मैं आपको ये खोपड़ी वापस लौटा दूंगा। लेकिन उस वक्त मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस तांत्रिक से वो खोपड़ी लेकर मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रहा हूं, या फिर मेरे साथ वहां पर कौन सा छल हो रहा है। दरअसल जिस दिन मैं उस खोपड़ी को अपने साथ लेकर वापस घर पर लौटा, तो मेरे लिए सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये थी कि उस खोपड़ी को मुझे सभी घर वालों से छुपा कर रखना था, और रात के वक्त जो तंत्र साधना उस तांत्रिक ने मुझे बताई थी, उसको अपने कमरे के अंदर करना था। लेकिन तंत्र साधना करते वक्त मुझे इस बात का भी ध्यान रखना था कि गलती से भी मेरी तंत्र साधना बीच में भंग नहीं होनी चाहिए। अगर वो साधना बीच में भंग हो गई, तो फिर मुझे फिर से पहले दिन से शुरू करना होगा, क्योंकि उस तांत्रिक ने जो साधना मुझे बताई थी वो पूरे 11 दिन की थी। यानी कि 11 दिनों तक रात के वक्त मुझे लगातार उस साधना को करना होगा। और अगर कभी ऐसा हुआ कि मैं अपनी साधना में लीन हूं और किसी ने मुझे बीच में ही टोक दिया, तो फिर उसकी वजह से मेरी वो साधना भंग हो जाएगी। और जिस रात भी वो साधना भंग होगी, उसके बाद मुझे फिर से पहली रात के हिसाब से उस तंत्र क्रिया को शुरू करना होगा। इसीलिए मैं गलती से भी किसी गलती की गुंजाइश नहीं रखना चाहता था, क्योंकि अब मुझे 11 दिन पूरे होते ही पार्वती को पाना था, और इसके लिए मैं इतना ज्यादा लालच था कि अब मुझसे एक दिन का भी सब्र नहीं हो रहा था। दरअसल उस दिन जैसे ही मैं घर के अंदर घुसा, तो घर के अंदर घुसते ही मैं देखता हूं कि आंगन में बड़ी माँ और पार्वती ही बैठी हुई हैं, और जो बाबा थे वो अपने काम से कहीं बाहर गए हुए थे। इसी वजह से घर के अंदर घुसते ही जैसे ही उन दोनों की नजर मेरे ऊपर पड़ी, तो बड़ी माँ मुस्कुराते हुए मुझसे कहती हैं कि अरे आ गया तू, चल जल्दी से हाथ मुंह धो ले, काफी लंबा सफर तय करके आया है तो थक गया होगा, मैं तेरे लिए चाय बनाकर लाती हूं। उनके ऐसा कहने पर मैं हल्के से अपनी गर्दन हिलाकर हामी भरता हूं और फिर अपने कमरे की तरफ जाने लगता हूं। लेकिन तभी अचानक से ही पीछे की तरफ से मुझे पार्वती आवाज लगाती है, और उसकी आवाज को सुनकर जैसे ही मैं उसकी तरफ पलटकर देखता हूं, तो उसकी तरफ देखते ही मुझे दिखाई देता है कि वो अपनी जगह से उठकर चलते हुए मेरी ओर ही आ रही थी। अब जिस शख्स को आप इतना ज्यादा पसंद करते हो कि उसको हासिल करने के लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो, तो ऐसे शख्स को अपने करीब आता हुआ देखकर हर किसी का दिल धक धक करने लगता है। और ठीक ऐसे ही कंडीशन उस वक्त मेरी भी हो रही थी। इसी वजह से जैसे ही पार्वती मेरे थोड़ा करीब आती है, तो मैं उससे कहता हूं कि क्या हुआ, तो वो मेरे ऐसा कहते ही वही की वही रुककर मुझसे कहती हैं कि आज जरा बाजार में जाकर कुछ सामान लेकर आना है, तो तुम थोड़ा जल्दी ही फ्री हो जाना। बड़ी माँ कह रही थी कि आज अमावस की रात है, तो अंधेरा होने के बाद घर से निकलना ठीक नहीं है, इसीलिए हम लोगों को अंधेरा होने से पहले पहले सामान लेकर वापस भी आना है। अब जब पार्वती मुझसे ये कहती है, तो मुझे एक चीज याद आई कि उस तांत्रिक ने मुझे ये कहा था कि इस तंत्र साधना की शुरुआत अमावस या फिर पूर्णिमा की रात से ही की जा सकती है। ऐसे में उस वक्त तो मैं ये सोच रहा था कि शायद मुझे अभी अमावस या पूर्णिमा के आने तक का इंतजार करना होगा। लेकिन अब जब मैंने पार्वती के मुंह से वो बात सुनी कि आज ही अमावस है, तो फिर मैं अपने दिमाग में सोचने लगता हूं कि आज तो अमावस है। ऐसे में मुझे भी अपनी तंत्र क्रिया में काम आने वाली सारी तंत्र सामग्री का इंतजाम करना होगा। इसीलिए मैं पार्वती से कहता हूं कि ठीक है,
मैं थोड़ी ही देर में आता हूँ। उसे ऐसा कहकर मैं झट से अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके मेरे बैग के अंदर वो जो लाल कपड़े में लिपटी हुई इंसानी खोपड़ी थी उसको निकाल कर मैं मेरे कमरे की अलमारी के अंदर रख देता हूँ और फिर उसके ऊपर काफी सारे कपड़े डाल देता हूँ, ताकि अगर मेरे जाने के बाद गलती से भी कोई उस अलमारी को खोले तो कपड़ों के नीचे उसको वो खोपड़ी दिखाई ना दे। हालांकि अब यहाँ पर आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि मैं अलमारी को ताला भी तो लगा सकता था, लेकिन उस पंडित के घर में उस अलमारी पर लॉक नहीं था। इसी वजह से मुझे इतना तामझाम करना पड़ रहा था। अब उस दिन पार्वती के साथ बाजार में जाकर मैं अपनी तंत्र क्रिया में काम आने वाली भी सारी सामग्री ले आया था, लेकिन वो सारी सामग्री खरीदने टाइम मुझे उससे नजरें चुरानी पड़ी थी, क्योंकि अगर उसको एक बार ये पता चल जाता कि मैं वो सब चीजें खरीद रहा हूं तो फिर शायद वो घर पर आने के बाद बड़ी माँ को बता सकती थी। इसीलिए मैंने बहुत ध्यान से किसी दूसरी चीज का बहाना बनाकर उसको एक दुकान के ऊपर बैठा दिया और उसके बाद खुद से जाकर वो सारा सामान ले आया था। लेकिन अब मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि अगर रात को गलती से भी वो साधना करते टाइम किसी घर वाले ने मेरे कमरे का दरवाजा खटखटा दिया या फिर कोई नींद से उठकर मेरे कमरे की तरफ आने लगा और अगर उसको ये दिखाई दे गया कि मेरे कमरे के अंदर कोई हलचल हो रही है तो फिर मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो सकती थी। इसी वजह से उस रात जब बड़ी माँ रसोई के अंदर खाना बना रही थी तो पानी पीने के बहाने से मैं रसोई में जाता हूँ और जो सब्जी बनी हुई थी जिसको रात के वक्त सभी लोग खाने वाले थे, मैं उस सब्जी में नींद की दवाई मिला देता हूँ। लेकिन अब मुझे कुछ ना कुछ बहाना बनाकर उस सब्जी को खाने से बचना था। इसी वजह से जब शाम के वक्त सभी लोग एक जगह पर बैठकर खाना खाने लगे तो मैं कहता हूं कि आज मेरा थोड़ा पेट खराब है, इसी वजह से मैं सब्जी नहीं खाऊंगा। ये बात कहकर उस दिन तो मैं सब्जी खाने से बच गया था और फिर जब सभी लोग सो गए तो लगभग रात के 1 बजे के आसपास मैंने अपने कमरे के अंदर उस अलमारी से उस खोपड़ी को बाहर दो निकाला और फिर कमरे के बीचों बीच अपना आसन बनाकर सबसे पहले मैंने उस खोपड़ी को वहां पर एक लाल और सफेद रंग के कपड़े के ऊपर अच्छी तरीके से रख दिया। उसके बाद उस तांत्रिक के बताए अनुसार मैंने वो सारी क्रियाएं करना शुरू कर दी थी, जिसमें सबसे पहले तो मैंने एक धूप जलाकर उस खोपड़ी के अंदर की तरफ रख दी थी और उसके बाद तंत्र क्रिया में काम आने वाली जितनी भी सामग्री थी उनको मैं एक एक करके उस खोपड़ी के ऊपर डालने लगा था। पर जैसे जैसे मैं उस तंत्र क्रिया में काम आने वाले मंत्रों को बोलते जा रहा था और जब मुझे वो क्रिया करते हुए लगभग आधे घंटे का टाइम हो गया तो धीरे धीरे मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे वो खोपड़ी अपने आप ही हल्की हल्की उस लाल और सफेद रंग के कपड़े से ऊपर उठ रही है। पर मुझे उस चीज को देखकर डरना नहीं था। इसी वजह से मैं धीरे धीरे अपनी उस क्रिया में आगे बढ़ता रहता हूं। अब उस पहली रात तो बस खोपड़ी उतनी सी ही ऊपर उठी थी। फिर उसके बाद जैसे जैसे 2 से 3 दिनों तक मेरी वो साधना चलती रही और हर रोज मैं शाम के वक्त खाना बनाते टाइम किसी न किसी बहाने से रसोई में जाकर खाने में वो नींद वाली दवाई मिला देता था। किसी दिन दूध में तो किसी दिन सब्जी में तो किसी दिन किसी और चीज में। और जब भी कभी मैं किसी भी चीज में वो दवाई मिलाता था तो फिर उस दिन किसी ना किसी बहाने से खुद उस चीज को खाने से बच जाता था, क्योंकि मुझे भी ये बात अच्छी तरीके से पता थी कि अगर मैंने रोज रोज एक ही चीज में दवाई मिलाई और लगातार उसी चीज को नहीं खाने का कुछ बहाना किया तो शायद किसी को मेरे ऊपर शक हो सकता है। इसी वजह से मैं बहुत सोच समझकर ये सारी चीजें कर रहा था। अब जब मेरी उस साधना की 3 से 4 रातें बीत चुकी थी तो फिर मुझे धीरे धीरे पार्वती के बर्ताव में कुछ बदलाव नजर आने लगा था। कहने का मतलब जहां वो पहले मुझसे जरूरत से ज्यादा बात नहीं किया करता थी, वही अब वो दिन के वक्त बिना बात ही मेरे कमरे के अंदर आ जाया करती थी और फिर मेरे पास बेड पर कुछ इस तरीके से बैठती थी जैसे कि वो मेरी बीवी हो। यानी कि अब धीरे धीरे वो मुझसे चिपक कर बातें किया करने लगी थी। हालांकि बड़ी माँ की नजरों में तो वो पहले के जैसे ही रहती थी, लेकिन जैसे ही उसको अकेले में बात करने का मौका मिलता था तो वो धीरे धीरे मुझसे बहुत हंस हंस कर बात करने लगी थी और ये सब देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे जिस तरीके से मैं उसकी तरफ आकर्षित हूँ, ठीक उसी तरीके से वो भी अब धीरे धीरे मेरी ओर आकर्षित हो रही है। लेकिन उस वक्त मैं ये बात भूल गया था कि ये सब कुछ उस काली तंत्र क्रिया की वजह से हो रहा है। लेकिन जब 5वें दिन मैंने उस तंत्र साधना को शुरू किया तो 5वें दिन वाली साधना को मैंने आधा किया ही था
कि तभी अचानक से ही वो जो खोपड़ी थी वो पूरी की पूरी हवा में ऊपर की तरफ उठने लगी थी, और ऊपर उठने के साथ साथ उसकी जो आंखों वाली जगह थी वहां से कुछ नीला नीला रंग का निकलने लगा था। और वो चीज देखकर मैं बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। उस वक्त एक पल को तो मेरा मन हुआ कि मैं वहां से उठकर बाहर भाग जाऊं, लेकिन मुझे किसी भी हालत में पार्वती को अपना बनाना था, इसलिए मैं वहीं की वहीं डटा रहा और अपनी तंत्र क्रिया चालू रखी। लेकिन जब 5वें दिन ये चीज हुई और सुबह उठकर मैं बाहर गया तो मैं देखता हूं कि जो बाबा थे, यानी कि उस घर का जो वो पंडित था, वो अपने घर के आंगन में बैठा बैठा कुछ सोच रहा था। साथ ही उसके पास उसकी घरवाली यानी कि बड़ी माँ भी खड़ी हुई थी। जब मैं उन दोनों को वहां पर देखता हूं तो सुबह सुबह उठते ही मैं उनको प्रणाम करने के लिए जाता हूं। पर आज जब मैंने उनको प्रणाम किया तो मुझे उस पंडित के चेहरे पर कुछ अजीब सा डर दिखाई दे रहा था। पर जब मैंने उससे इस चीज के पीछे की उस वजह पूछी तो वो मुझसे कहता है कि पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मेरे अगल बगल में कोई बहुत ही नकारात्मक चीज रह रही है। और ये बात मुझे पिछले लगभग 4 से 5 दिनों से महसूस हो रही है। शुरू में तो मैंने इस बात को नजरअंदाज करने की कोशिश की थी, लेकिन ना जाने क्यों अब धीरे धीरे मुझे इस बात का एहसास बढ़ने लगा है कि कुछ तो ऐसा है जो हमारे इस घर के अंदर आ चुका है। लेकिन वो क्या है, इस चीज के बारे में मुझे पता नहीं चल पा रहा है। शायद इस बात का पता लगाने के लिए मुझे महंत जी के पास ही जाना होगा। अब जैसे ही उस पंडित ने महंत के पास जाने की बात करी तो मेरे हाथ पांव बुरी तरीके से कपकपा जाते हैं, क्योंकि जिस महंत के पास जाने की वो बात कर रहे थे वो एक बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान पंडित था, जो इस तरह की चीजों को बिल्कुल चुटकियों में ही पकड़ सकता था। ऐसे में मुझे इस बात का डर था कि अगर ये बुढ़ा पंडित उस महंत के पास चला गया और एक बार उसको यहां तक ले आया तो फिर मेरी तो तंत्र साधना बीच में ही बंद हो जाएगी। साथ ही पार्वती को हासिल करने की मेरी लालसा कभी पूरी ही नहीं हो पाएगी। इसी वजह से उस वक्त मैं उस पंडित से कहता हूं कि अरे नहीं नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है, शायद आप कुछ जरूरत से ज्यादा ही सोच रहे हैं। वो कल परसों ही हमारे बगल में उस बूढ़ी दादी का देहांत हुआ है, तो हो सकता है उसकी ही आत्मा कुछ दिनों के लिए इधर उधर भटक रही होगी। वैसे भी आप ही तो कहते हो कि मरने के बाद 15 दिनों तक इंसान की आत्मा अपने ही घर परिवार वालों के अगल बगल में भटकती है। तो हो सकता है शायद इस चीज की वजह से आपको ऐसा महसूस हो रहा हो कि कोई बुरी शक्ति हमारे अगल बगल में है। अब मेरे मुंह से ये बात सुनकर वो पंडित मुझसे कहता है कि नहीं, ये कुछ और ही है। मरने को तो पहले भी बहुत से लोग हमारे अगल बगल के घरों में मरे थे, पर किसी के भी मरने पर मुझे आज तक ऐसा फील नहीं हुआ जैसा पिछले 4 से 5 दिनों में हो रहा है। मुझे इस बात का पता लगाकर ही रहना होगा कि आखिर वो क्या चीज है जिसकी वजह से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। अब जैसे ही उस बूढ़े पंडित ने बहुत दावे के साथ ये बात कही तो मैं तो अंदर ही अंदर इस बात को सोचते हुए डर जाता हूं कि ये तो उस चीज का पता लगा ही लेगा। इसी वजह से अब मैं मन ही मन उस पंडित को ठिकाने लगाने का प्लान बना लेता हूं, क्योंकि वैसे भी मुझे 6वें दिन वाली साधना से उस खोपड़ी को किसी इंसान का खून पिलाना था। इसीलिए मैं उस पंडित को ही अपना शिकार चुन लेता हूं। लेकिन मैं ये बात भी अच्छी तरीके से जानता था कि जिसके ऊपर मैं हाथ डालने वाला था वो कोई ऐसा वैसा साधारण इंसान भी नहीं था, बल्कि वो भी एक पहुंचा हुआ आदमी था, और उसके पास भी बहुत से ऐसे मंत्रों की शक्तियां थीं जिन शक्तियों की वजह से वो मेरी उस तंत्र क्रिया को बीच में भंग कर सकता था। लेकिन मैं ये बात भी अच्छी तरीके से जानता था कि अगर मैंने किसी ऐसे इंसान का खून उस खोपड़ी को पिलाया तो फिर मेरा काम दुगनी रफ्तार से होने लगेगा। इसीलिए उस 6वें दिन वाली रात को रात के 11 बजे तक सभी लोग खाना खाकर सो गए थे, और उन सब लोगों के ऊपर मेरी खाने में डाली हुई उस नींद की दवाई का असर हो रखा था। तो फिर मैं धीरे से अपने कमरे का दरवाजा खोलकर उस पंडित यानी कि बाबा और बड़ी माँ के कमरे की तरफ जाता हूँ, क्योंकि मुझे ये बात अच्छी तरीके से पता थी कि वो लोग रात को सोते टाइम कभी भी अपने कमरे का दरवाजा अंदर की तरफ से बंद नहीं करते हैं। इसीलिए जैसे ही मैं उनके कमरे के दरवाजे के पास जाता हूँ और हल्के से उसको खोलता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि वो पंडित और उसकी घरवाली दोनों अपने बेड के ऊपर सोए हुए हैं। ऐसे में मैं उस पंडित को वहां से उठाकर अपने कमरे में ले आता हूँ, पर क्योंकि वो बहुत ज्यादा मोटा था इस वजह से उसको वहां से मेरे कमरे तक लाने में मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी। लेकिन फिर भी मैंने जैसे तैसे बिना कोई आवाज किए उसको अपने कमरे तक पहुंचा ही दिया था।
और अपने कमरे में पहुंचाने के बाद मैंने उसको एक कोने में पूरी तरीके से रस्सी से बांधकर सीधा उसके गले पर छुर्री चला दी थी। अब जैसे ही उसके गले के ऊपर छुर्री चली और उसको नींद में ही दर्द का एहसास हुआ तो उसके ऊपर उस नींद वाली गोली का असर खत्म हो जाता है, क्योंकि मैंने उसको इतना बड़ा घाव दिया था कि पलक झपकते ही वहां से काफी सारा खून निकलने लगा था, जिसकी वजह से थोड़ी ही देर में मेरे पास उसके खून की कटोरी भर गई थी। और देखते ही देखते जब मैंने अपनी तंत्र साधना शुरू की और उस खोपड़ी के ऊपर उस पंडित का वो खून डाला तो फिर उस खोपड़ी का आकार धीरे धीरे बढ़ने लगा था। लेकिन अब वो पंडित उस कोने में पड़ा पड़ा मुझे ये सब कुछ करता हुआ देख रहा था और अपने मुंह के अंदर दबे हुए कपड़े की वजह से हो बस दर्द में एक हल्की हल्की आवाज करते हुए करहा रहा था। पर क्योंकि मैंने उसके मुंह के अंदर कपड़ा डालकर ऊपर से उसको बांध दिया था तो इस वजह से ना ही तो वो चीख सकता था और ना ही अपने मुंह से कुछ बोल सकता था। पर मैं ये बात भी अच्छी तरीके से जानता था कि मुझको वो सब कुछ करता हुआ देखकर उसका मेरे ऊपर से विश्वास तो बिल्कुल खत्म हो गया है। ऐसे में अंत में मुझे उसे मौत के घाट ही उतारना था, लेकिन वो मेरी उस तंत्र क्रिया में बहुत ज्यादा काम आने वाला था। इसी वजह से मैं उसको आने वाले 6 से 7 दिनों तक तो जिंदा ही रखना चाहता था। हालांकि मैं ये बात अच्छी तरीके से जानता था कि 6 से 7 दिनों में तो ये खुद ही तड़प तड़प कर मर जाएगा, क्योंकि मैंने उसके गले के ऊपर उस छुर्री से वो चिरा जो लगा दिया था, तो उस चीरे की वजह से धीरे धीरे उसके शरीर से उसका खून बहकर निकल रहा था। तो ऐसे में ये बात साफ थी कि कुछ ही दिनों में लगातार इसी तरीके से खून निकलते रहने के कारण उसकी मौत होना तय थी। लेकिन जैसे ही 6वें दिन वाली रात को मैं पंडित को वहां से उठाकर उसके खून की तांत्रिक क्रिया में आहुति दी थी, तो ये चीज करते वक्त मैं ये बात तो भूल ही गया था कि जब सुबह के वक्त पंडित किसी को भी घर पर नहीं मिलेगा तो उसकी घरवाली और पार्वती उसको ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा बेचैन हो जाएंगी। पर इस बात का एहसास मुझे तब हुआ जब सुबह उठने के बाद मैं अपने कमरे से बाहर गया, तो कमरे से बाहर जाते ही बड़ी माँ मुझे काफी घबराई हुई आवाज में कहती हैं कि तुम्हारे बाबा कहीं नहीं मिल रहे हैं। मैं उनको पड़ोस वाले मंदिर में और बाकी की उन सभी जगहों पर ढूंढ कर आ गई हूँ जहां पर वो सुबह सुबह कई बार मुझे बिना बताए ही चले जाते हैं। तू ऐसा कर कि जल्द से जल्द मेरे साथ पुलिस स्टेशन चल, अपन पुलिस में जाकर उनकी रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। कहीं रात के वक्त उनको कोई उठाकर तो नहीं ले गया। अब जैसे ही बड़ी माँ ने मुझसे ये बात कही तो मैं वहीं की वहीं अपनी दूसरी चाल चलता हूँ और उनसे कहता हूँ कि अरे बड़ी माँ, आप बिना मतलब ही इतना परेशान हो रहे हैं। वो बाबा आज सुबह जल्दी ही उन महंत जी के पास जाने के लिए निकल गए हैं जिनके बारे में वो कल चर्चा कर रहे थे, और जाते वक्त उन्होंने मुझसे कहा था कि सुबह उठने के बाद मैं इस चीज के बारे में आप लोगों को बता दूं। पर वो गलती से आज मुझे थोड़ी नींद ज्यादा आ गई थी, इस वजह से मैं उठने में लेट हो गया और बाबा तो रात को लगभग 3 से 4 बजे के आसपास ही निकल गए थे। पर क्योंकि जिस वक्त वो निकले थे उस वक्त मैं सोने ही जा रहा था, इसलिए जाते टाइम वो मुझसे ये बात कह गए थे। अब जब बड़ी माँ ने मेरे मुंह से ये बात सुनी तो वो बहुत ही अचंभे के साथ मुझसे कहती हैं कि इतनी रात तक तू क्यों जगा हुआ था। तो उनके ऐसा कहते ही मैं थोड़ा हंसते हुए उनसे कहता हूं कि अरे अम्मा, आजकल मैं थोड़ा पढ़ाई में ध्यान देने लग गया हूं, इसी वजह से थोड़ा सोने में लेट हो जाता हूं। तो मेरे ऐसा कहते ही वो थोड़ा शांत होती हैं और उसके बाद वो उस पंडित को ढूंढने वाली बात को छोड़कर घर के कामों में लग जाती हैं। लेकिन अब मुझे किसी भी तरीके से दिन के वक्त इस बात का ध्यान रखना था कि उन दोनों में से कोई भी गलती से भी मेरे कमरे की तरफ ना चली जाए, क्योंकि वो पंडित तो मेरे कमरे के अंदर तड़प तड़प कर शायद अपनी मौत का इंतजार कर रहा था, लेकिन मुझे उसे किसी भी हालत में 5 से 6 दिन तक जिंदा रखना था। अभी मैं वहां पर खड़ा खड़ा ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक से ही पार्वती वहां पर आकर मुझको अपने दोनों हाथों से पीछे से पकड़ लेती है, और जैसे ही उसने पहली बार मुझे इस तरीके से पकड़ा और उसके पूरे बदन का स्पर्श मुझे अपनी पीठ पर महसूस हुआ, तो उस चीज के बारे में मैं आप लोगों को शब्दों में भी बयां नहीं कर सकता कि वो वाली फीलिंग मेरे लिए कितनी ज्यादा मायने रखती थी। लेकिन फिर उस अगली रात वाली जो साधना थी, उस साधना में मुझे पार्वती की एक फोटो की जरूरत थी, क्योंकि अगली रात से मुझे जो साधना शुरू करनी थी, उस साधना में मुझे उस खोपड़ी के ऊपर पार्वती की फोटो चिपकाकर आगे की तंत्र क्रिया शुरू करनी थी। लेकिन मेरे पास तो पार्वती की कोई भी फोटो नहीं थी। पर तभी मुझे याद आया कि जिस दिन मैं उस खोपड़ी को पहली बार घर में लेकर आया था और उस दिन जब अमावस्या थी,
तो पार्वती मुझसे कह रही थी कि आज अमावस्या है और अंधेरा होने से पहले पहले ही बाजार से हमें घर का सामान लेकर आना है। तो उस बात को याद करने पर मुझे याद आया कि जब मैं पार्वती को एक दुकान पर बिठाकर अपनी तंत्र क्रिया वाली सामग्री लाने के लिए कोई बहाना बनाकर वहां से चला गया था, तो जब मैं वहां से वापस लौटा था तो उस वक्त पार्वती उस दुकान पर नहीं थी जिस दुकान पर मैं उसको बैठाकर गया था, बल्कि वो उसके बगल में जो एक फोटोग्राफी वाली दुकान थी उस दुकान में अपने कुछ फोटो बनवा रही थी। और जब मैंने इस चीज के बारे में उससे पूछा था तो वो मुझसे कह रही थी कि कुछ ही दिनों में उसकी कोई कंपटीशन की एग्जाम का फॉर्म भरना है, तो उस वक्त उस फोटो की जरूरत पड़ेगी। पर क्योंकि उस टाइम पर उस दुकान वाले के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं था जिससे कि वो अर्जेंट में वो फोटो बनाकर दे सकता था, इसीलिए उसने उस वक्त हम लोगों से कहा था कि आप 2 से 3 दिन बाद आकर अपनी फोटो ले जाना। इसीलिए अब जैसे ही मुझे ये बात याद आई तो मैं किसी को कुछ कहे बिना ही चुपचाप मार्केट में जाकर उस दुकान पर जाता हूँ जिस दुकान पर उस दिन पार्वती ने वो फोटो बनवाई थी। वहां जाकर उस दुकानदार से वो फोटो लेकर मैं अगली रात से अपनी आगे की तंत्र क्रिया को शुरू कर देता हूँ। लेकिन जैसे ही रात के वक्त मैं अपना कमरा खोलकर उसके अंदर घुसा तो मेरे पूरे पैर किसी चिपचिपी चीज में लिपट गए थे, और वो चिपचिपी चीज कुछ और नहीं बल्कि उस पंडित का ही खून था जो धीरे धीरे निकलकर मेरे कमरे के पूरे फर्श पर फैल गया था। इसके साथ ही जब मैंने उस पंडित की तरफ देखा तो वो बिल्कुल बेसुध होकर नीचे की तरफ गिर चुका था, और जहां से मैंने उसके गले के ऊपर वो छुरी मारी थी वहां से उसका वो गला भी काला पड़ चुका था। अब ये चीज देखकर मुझे समझ में आ गया था कि शायद पंडित ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रहने वाला। इसीलिए मैं जल्द से जल्द उसके शरीर से उसका पूरा खून निकालने की तैयारी करता हूं, क्योंकि मुझे उस तंत्र साधना में किसी मरे हुए इंसान का नहीं बल्कि किसी जिंदा इंसान का खून काम में लेना था। इसी चीज के चलते मैं उस पंडित के पास जाकर बैठता हूं और सबसे पहले उसकी धड़कन चेक करता हूं कि कहीं वो मर तो नहीं गया। और जब मुझे इस बात का यकीन होगा कि वो जिंदा हैं, तो फिर मैंने झट से एक बड़े से धारदार हथियार से उसकी पूरी गर्दन को ही उसके बदन से अलग कर दिया था। और ये चीज करते ही उसके नीचे वाले धड़ से काफी सारा खून बहकर बाहर निकलने लगा था। पर उस खून को मैं कमरे के अंदर रखे हुए एक मटके के अंदर इकट्ठा कर लेता हूं, और इसके साथ ही जो फर्श के ऊपर काफी सारा खून फैल गया था मैंने उसको भी पूरा साफ करके एक जगह पर इकट्ठा कर लिया था और फिर अपनी आगे की साधना शुरू कर दी थी। लेकिन इस तरीके से जैसे ही मेरी 11 दिन की साधना पूरी हुई तो 11 दिन तक को पंडित मर चुका था और उसको मरे हुए 2 दिन हो गए थे, यानी कि वो मेरी 90 दिन वाली साधना में ही मारा गया था। और क्योंकि उसको मरे हुए 2 दिन से ऊपर हो गए थे तो अब मेरे कमरे में उसकी लाश की हल्की हल्की बदबू फैलने लगी थी। तो ऐसे में अब मुझे जल्द से जल्द उसकी लाश को भी कहीं ठिकाने लगाना था। इसीलिए उससे अगली रात को जब मैं उस पंडित की लाश को एक बोरी में डालकर घर से बाहर लेकर जा रहा था तो उसी दौरान जैसे ही मैं अपने कमरे से बाहर निकला तो मुझे दिखाई दिया कि ठीक मेरी तरह ही कोई और शख्स भी था जो सबसे नजरें छुपाकर घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। पर वो शख्स कोई और नहीं बल्कि पार्वती ही थी। लेकिन पार्वती को इतनी रात को इस तरीके से छुपकर जाने की क्या जरूरत पड़ गई थी, ये उस वक्त मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। इसी वजह से मैं चुपचाप अपने कमरे के दरवाजे के पास छिपे रहकर ये देखने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वो जा कहाँ रही हैं। पर मैं देखता हूं कि वो तो घर के मेन दरवाजे के पास ऊपर की तरफ जाने वाली जो सीढ़ियां थीं उन सीढ़ियों से चढ़कर छत की तरफ चली गई थी। अब पहले तो मुझे लगा कि शायद उसको रात को नींद नहीं आ रही है, इसी वजह से वो छत पर टहलने के लिए गई है। लेकिन ताज्जुब वाली बात यह थी कि मैंने तो सबके खाने में नींद की दवाई मिलाई थी, तो फिर उसके ऊपर उस नींद की दवाई का असर क्यों नहीं हुआ। ऐसे में मुझे ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं होती है कि पार्वती नींद की दवाई वाली सब्जी खाने के बावजूद भी रात के वक्त जाग रही है। इसका मतलब बात कुछ और ही थी। इसीलिए मैं पंडित की लाश वाली बोरी को तो वहीं अपने कमरे के अंदर ही छोड़ देता हूं और फिर चुपचाप दबे कदमों से पार्वती के पीछे पीछे छत के ऊपर जाने लगता हूं। पर अभी मैंने पूरी सीढ़ी चढ़ी भी नहीं थी कि तभी अचानक से ही मुझे छत के ऊपर कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसको देखते ही मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई और मैं बिल्कुल हक्का बक्का रह गया था, क्योंकि उस वक्त मैं अपनी आंखों के सामने देखता हूं कि पार्वती किसी दूसरे शख्स से जाकर गले मिल रही हैं और वहां पर वही सब कुछ हो रहा है जो मैं उसके साथ करना चाहता था।
लेकिन मेरे अलावा जब मैंने उसको किसी और के साथ वो सब करते हुए देखा तो फिर मेरे तन बदन में आग लग गई, क्योंकि जिस किसी के साथ भी वो सब वो कर रही थी उसको भी मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता था। लेकिन उस वक्त मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि जब मेरी वो 11 दिन वाली कामरूप साधना पूरी हो गई तो उसके बावजूद भी उस साधना का पार्वती के ऊपर कोई असर क्यों नहीं हो रहा, और वो मेरे अलावा उल्टा किसी दूसरे पुरुष की तरफ आकर्षित कैसे हो सकती है। लेकिन शायद उस वक्त मुझे इस बात का पता ही नहीं था कि वहां पर मेरा इस्तेमाल किया गया था, यानी कि कोई और ही था जो मेरे से वो साधना करवाकर पार्वती के शरीर को हासिल करने के लिए वो सब कुछ मुझसे करवा रहा था। लेकिन इससे पहले कि मैं उन दोनों को वहां पर रोक पाता, मुझे नीचे की तरफ से बड़ी माँ की काफी तेज चीखने की आवाज सुनाई देती है। और जैसे ही मुझे बड़ी माँ की चीखने की आवाज सुनाई देती है तो मैं उन दोनों को वही की वही वो सब करता हुआ छोड़कर काफी तेजी से उतरते हुए नीचे जाता हूं। पर जैसे ही मैं घर के आंगन के बीच पहुंचता हूं तो उस वक्त मुझे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसको देखते ही एक बार फिर से मेरे पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उस वक्त मुझे दिखाई दिया कि जो बड़ी माँ थी वो मेरे कमरे के दरवाजे के बाहर ही खड़ी हुई थी, और उस वक्त मेरे कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, यानी कि वो मेरे ऊपर जाने के बाद उठकर मेरे कमरे की तरफ चली गई थी और गलती से उन्होंने मेरा कमरा खोल लिया था, जिसकी वजह से उनको उस बोरी में अपना ही पति एक सिर कटी हुई लाश के रूप में दिखाई दे गया था। लेकिन जैसे ही मेरे आने की आहट उनको सुनाई दी तो वो मेरी तरफ देखकर मुझसे कहती हैं कि गद्दार, तेरे ऊपर इतना विश्वास किया और तूने ही ये सब कुछ कर दिया। आखिर ये सब करने की क्या वजह थी? अगर कुछ चाहिए होता तो हम लोगों से वैसे ही मांग लेता, हमारा तो सब कुछ वैसे भी तुम्हारा ही था। अब उस औरत के ऐसा कहते ही मुझे बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और मैं गुस्से में ही काफी तेजी से चिल्लाते हुए उससे कहता हूं कि जो चाहिए वही तो तुम नहीं दिलवा सकती, इसी वजह से तो मुझे ये सब करना पड़ा। मैं आपको दुखी नहीं देखना चाहता बड़ी माँ, लेकिन क्या करूं, अगर आपसे उस चीज को मांगता तो शायद आप मुझे हमेशा हमेशा के लिए इस घर से बाहर निकाल देते। अब मेरे मुंह से ऐसा सुनते ही वो मुझसे कहती हैं कि अब ये जो कुछ तूने किया है, ये करने के बाद क्या मैं तुझे इस घर के अंदर रहने दूंगी? तो उसके ऐसा कहते ही मेरे मुंह से एक हंसी निकल जाती है। ना जाने उस वक्त मेरे सिर के ऊपर ऐसी कौन सी चीज सवार हो गई थी जो मुझे बिल्कुल भी किसी भी चीज को सही और गलत समझने की नहीं दे रही थी। और हंसते हंसते जैसे ही मैं उस औरत के पास जाता हूं तो वही कोने में रखे हुए एक गुलदस्ते को उठाकर जोर से उस औरत के सिर पर देखकर मारता हूं, जिसकी वजह से वो वहीं की वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। और उसके बाद मैंने ठीक उसी तरीके से उसी धारदार हथियार से उसका भी गला काटकर उसके तन से अलग कर दिया था, जिस तरीके से मैंने उस पंडित का काटा था। लेकिन मेरे लिए अचंभे वाली बात यह थी कि नीचे की तरफ इतना सब कुछ हो गया था पर पार्वती अब तक भी वापस नहीं लौटी थी। इसीलिए जैसे ही मैं गुस्से में वापस छत के ऊपर गया तो छत पर जाते ही मैं देखता हूं कि वहां पर तो उन दोनों का कोई नामो निशान ही नहीं है। बस सिर्फ जिस जगह पर वो दोनों खड़े हुए थे वहां पर उनके कपड़े पड़े हुए थे। कहने का मतलब छत के जिस कोने में अभी कुछ देर पहले पार्वती उस शख्स के साथ वो सब कर रही थी, वहां पर पार्वती के अंडरगारमेंट्स और बाकी के वो कपड़े पड़े थे जिन कपड़ों को पहने हुए मैंने उसको छत के ऊपर आते देखा था। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ सोच या समझ पाता, मुझे नीचे की तरफ से किसी की अजीब तरीके से इठलाते हुए हंसने की आवाज आती है। और जैसे ही मैं वो हंसने की आवाज सुनता हूं तो मैं झट से नीचे की तरफ उतर कर जाता हूं। और जब मैं नीचे उतर कर गया तो मैंने देखा कि वो आवाज कहीं और से नहीं बल्कि बड़ी माँ और उस पंडित के कमरे से ही आ रही थी। लेकिन उस वक्त उस कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, पर फिर भी जब मैं उस दरवाजे के पास जाकर गौर से कान लगाकर सुनता हूं तो मुझे सुनाई देता है कि वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि पार्वती की ही थी। यानी कि उस वक्त पार्वती उस कमरे के अंदर किसी और शख्स के साथ मौजूद थी। और जिस तरह की उस कमरे के अंदर से आवाज आ रही थी, उन सिसकारियों की बढ़ती हुई आवाज को सुनकर मैं ये समझ गया था कि उस कमरे के अंदर क्या चल रहा है। इसीलिए मैं वहां से लौट जाने में ही अपनी भलाई समझता हूं, क्योंकि इससे पहले मैं 2 कत्ल कर चुका था और उनकी लाश अभी भी घर के अंदर पड़ी हुई थी जिनको मुझे ठिकाने लगाना था। इसीलिए मैं उस रात एक के बाद एक करके उन दोनों लाशों को बोरे में भरकर ठिकाने लगाकर आ गया था। और जब तक मैं उन दोनों लाशों को ठिकाने लगाकर वापस आया तब तक पार्वती अपने कमरे के अंदर कुछ इस तरीके से सो रही थी जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो।
यानी कि शायद तब तक उस आदमी का और उसका जो कुछ भी था वो खत्म हो गया था। और उसके बाद पार्वती अपने पूरे कपड़े वापस पहनकर अपने कमरे के अंदर लेटी हुई थी। लेकिन अब उसको उस कमरे के अंदर सोया हुआ देखकर न जाने अचानक से ही मुझे ऐसा क्या होता है और मैं वहां पर फूट फूट कर रोने लगता हूं, क्योंकि उस वक्त मेरी जो अंतरात्मा थी वो मुझे बार बार यही कह रही थी कि एक काम वासना के चलते मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया है। जिस चीज को पाने की लालसा रखकर मैंने ये सब कुछ किया, मुझे वो भी नहीं मिला और मेरे हाथों 2 लोगों की जान भी चली गई। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ था ये सिर्फ उसी इंसान की वजह से हुआ था जिस इंसान की मदद लेकर मैं ये सब कुछ करना चाह रहा था। यानी कि यहाँ पर मेरे कहने का मतलब है कि उस रात छत के ऊपर मैंने पार्वती को जिस शख्स के साथ देखा था वो शख्स कोई और नहीं बल्कि वही तांत्रिक था जिसने मुझे वो इंसानी खोपड़ी दी थी। और उस खोपड़ी को देते हुए उसने मुझसे कहा था कि जब तुम इस खोपड़ी के ऊपर उस लड़की की फोटो रखकर जैसा मैं बता रहा हूं वैसा वैसा करोगे तो वो लड़की अपने आप ही तुम्हारी तरफ आकर्षित होती जाएगी। लेकिन वास्तव में उस तांत्रिक ने पार्वती को मेरी तरफ आकर्षित करने के लिए नहीं बल्कि उसको खुद अपनी हवस का शिकार बनाने के लिए मुझसे वो सब करवाया था। हालांकि बीच बीच में 1-2 बार जब पार्वती मुझसे हंसकर बातें करने लगी थी और उस दिन जब उसने आंगन में मुझको उस तरीके से पीछे से आकर पकड़ा था तो मुझे ये लगा था कि शायद वो धीरे धीरे मेरी तरफ मोहित हो रही है। लेकिन मेरा ये सब कुछ आगे जाकर इतनी बुरी तरीके से मेरे हाथों से निकल गया कि हर चीज करने के बावजूद भी जब मुझे कुछ भी हाथ नहीं लगा तो फिर उस वक्त मुझसे रहा नहीं गया और मैं उस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर वहां से आ गया था। लेकिन अब मुझे उस तांत्रिक से अपना बदला लेना था, इसीलिए अब मैं बनारस के उन घाटों पर उस तांत्रिक को ढूंढने लगा था। हालांकि अब यहां पर मेरी ये बात सुनकर आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि बदला तो मुझे सिर्फ उस तांत्रिक से ही नहीं बल्कि पार्वती से भी लेना चाहिए था। तो यहां पर मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि शायद आप ये बात बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि पार्वती नॉर्मल कंडीशन में तो कभी भी उस तांत्रिक के साथ वो सब करना तो दूर की बात है बल्कि उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करती। लेकिन वो तो मेरे द्वारा की गई तंत्र साधना की वजह से उस तांत्रिक की तरफ आकर्षित हुई थी, जिस वजह से वो उसके साथ ये सब कर रही थी। लेकिन इन सब के पीछे का जो असल जिम्मेदार था वो तो वो तांत्रिक था जिसने मुझसे 2 लोगों का कत्ल भी करवा दिया और पार्वती को भी अपनी हवस का शिकार बना लिया। इसीलिए जैसे ही एक रात को वो तांत्रिक मुझे एक घाट के ऊपर दिखाई देता है तो उसको वहां पर देखते ही मैं उसी धारदार हथियार से उस तांत्रिक के पीछे जाकर एक झटके में ही उसकी खोपड़ी को उसके बदन से अलग कर लेता हूं और फिर उसकी वो लंबे बालों वाली सिर की मुंडी को लाकर उसी मुंडी के साथ उस घर के अंदर दफन कर देता हूं जिस घर में उस तांत्रिक की दी हुई वो दूसरी वाली मुंडी पहले से रखी हुई थी। पर जैसे ही मैंने ये चीज की तो ये चीज करते ही पार्वती के शरीर पर से जैसे कोई बहुत ही भारी चीज का असर हट गया हो। उस वक्त अचानक से ही वो अपने कमरे से बाहर आती है और मुझसे कहती हैं कि तुम यहां पर क्या कर रहे हो, बुआ और फूफा कहाँ हैं? तो उसके ऐसा पूछते ही मैं उसे हाथ की उंगली से चुप रहने का इशारा करता हूं और उस तांत्रिक की खोपड़ी के साथ साथ उस दूसरी खोपड़ी को उस घर के आंगन में दफनाने के बाद मैं पार्वती को लेकर वहां से हमेशा हमेशा के लिए निकल गया था। अब यहां पर आप लोग सोच रहे होंगे कि जब मैंने उस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ ही दिया था तो फिर मैं पार्वती को अपने साथ क्यों लेकर गया, बल्कि उसका तो अपना खुद का घर था जहां वो जा सकती थी। कहने का मतलब जिस घर में ये सब कुछ हो रहा था वो घर तो उसकी बुआ का घर था जिसको मैंने अपने खुद के हाथों से मौत के घाट उतारा था। पर वहां पर हुआ कुछ और था। दरअसल जिस रात मैं पार्वती को लेकर वहां से निकला था तो उस रात जब मैं जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर उसको घाट की तरफ लेकर जा रहा था तो उसी दौरान कुछ दूर चलने के बाद वो गुस्से में आकर मुझसे अपना हाथ छुड़ा लेती हैं और फिर मुझसे पूछती हैं कि आखिर तुम कुछ बताओगे भी कि मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। अब जैसे ही उसने मुझसे ये बात बोली तो उस वक्त मैं सोचता हूं कि या तो इस पर या फिर उस पार। कहने का मतलब मैं वहीं घुटनों के बल बैठकर पार्वती से अपने प्यार का इजहार कर देता हूं और उसे बताता हूं कि उसको हासिल करने के लिए मैंने क्या कुछ कर दिया है। यानी कि मैंने उसको उसकी बुआ और उसके फूफा के कत्ल के बारे में भी बता दिया था कि मैंने उन दोनों को मौत के घाट उतार दिया है। लेकिन ये सब कुछ उस तांत्रिक की वजह से हुआ था। मैंने ये बात भी उसे बता दी थी। हालांकि मैंने उसे ये बात नहीं बताई थी कि उस तांत्रिक ने
उसको भी अपनी हवस का शिकार बना लिया था, क्योंकि मैं पार्वती से बहुत ज्यादा प्यार करता था और मैं ये बात अच्छी तरीके से जानता था कि अगर मैंने उसको ये बात बताई तो वो अंदर ही अंदर काफी ज्यादा टूट जाएगी। हालांकि अब यहां पर जो नौजवान लड़के होंगे वो मेरी ये बात सुनकर मुझसे कहेंगे कि अरे भाई, तुम्हें तो झूठा खाने की आदत है, या फिर तुम किसी और की हो चुकी लड़की को कैसे अपने साथ रख सकते हो। तो इस बात का मेरे पास सिर्फ एक ही जवाब है कि जो सच्चा प्यार होता है उसमें इंसान अगर सामने वाले शख्स को अपनी आंखों से किसी और के साथ उसकी मर्जी से भी अगर वो सब कुछ करता हुआ देख लेता है तो फिर भी वो एक बार तो उसे माफ करने की हिम्मत रखता है और उससे कहता है कि चल कोई बात नहीं, तेरे से गलती हो गई तो ठीक है, लेकिन दोबारा से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। और ऐसा कुछ होने के बावजूद भी अगर वो शख्स उससे सच्चा प्यार करता है तो वो सामने वाले इंसान को अपना लेगा। और यहां पर मेरे साथ तो ऐसा कुछ था भी नहीं, बल्कि पार्वती का उस तांत्रिक के साथ जो कुछ भी हुआ था वो तो उस तंत्र क्रिया की वजह से हुआ था। इसीलिए इन सब चीजों में तो पार्वती की कोई गलती ही नहीं थी कि जिसकी वजह से मैं उसको उस चीज का कसूरवार मानता। लेकिन उस वक्त मुझे इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि अभी तक जो कुछ मेरे साथ हुआ था उससे भी बहुत कुछ भयानक होना बाकी था। यानी कि उस वक्त मैंने उस सड़क के ऊपर पार्वती से अपने प्रेम का इजहार किया तो कुछ देर की बहस के बाद पार्वती मेरी बात मान भी जाती है, यानी कि उसने मेरे प्रेम को स्वीकार कर लिया था। लेकिन इसी दौरान वहां से एक बहुत तेज स्पीड वाला ट्रक गुजरता है और शायद उस ट्रक वाले ने पी रखी थी। इस वजह से उसको साइड का पता नहीं था कि उसका ट्रक सड़क से कितना बगल में दबता हुआ चल रहा है, जिसके चलते जिस वक्त पार्वती सड़क पर खड़ी हुई थी और मैं उसके सामने खड़ा खड़ा उससे कुछ बात कर रहा था तो उसी दौरान वो ट्रक एक झटके में ही पार्वती को अपनी चपेट में ले लेता है और पलक झपकते ही मेरी आंखों के सामने मेरी पूरी दुनिया बदल जाती है। यानी कि अभी कुछ सेकंड पहले तो उस लड़की को पाने के लिए मैंने इतना कुछ किया था और अब तो उसने खुद की मर्जी से मेरे प्यार को स्वीकार भी कर लिया था और भगवान ने इतनी जल्दी उसको मुझसे छीन भी लिया। पर शायद ये सब कुछ उसी चीज का फल था जो मैंने उन दो पति पत्नियों के साथ किया था, क्योंकि जैसे ही उस ट्रक ने पार्वती को टक्कर मारी तो पार्वती उस ट्रक के टायर के नीचे आ जाती है और उसका चेहरा और सिर इतनी बुरी तरीके से कुचला जाता है कि उसकी वो हालत देखकर ही मैं समझ गया था कि इसकी मौत हो चुकी है। लेकिन उस रात लगभग 1 घंटे तक मैं उसकी लाश के पास बैठा बैठा इतनी बुरी तरीके से रोया था कि वो रात मेरी जिंदगी की सबसे बुरी रात थी। और फिर मैं उसकी लाश को वहीं की वहीं छोड़कर वहां से भागकर एक अनजान शहर और एक अनजान जगह पर आ चुका हूं, जहां पर मेरी पहचान, मेरा नाम और मेरा सब कुछ बदल चुका है। पर एक चीज है जो आज भी वही की वही है, वो है पार्वती के प्रति मेरा प्रेम। मैं आज तक भी पार्वती को भुला नहीं पाया हूं और उसके बाद मैंने कभी भी किसी भी दूसरी लड़की को अपने दिल में जगह देने की कोशिश भी नहीं की है और ना ही कभी मैं दूंगा। लेकिन बस मुझे इस बात का हमेशा पछतावा रहेगा कि मेरी की हुई गलतियों की वजह से उसको अपनी जान गंवानी पड़ी, क्योंकि जिस चीज को हासिल करने के लिए मैंने किसी निर्दोष शख्स की जान ली थी, शायद उसी के फल स्वरूप भगवान ने मुझसे उस चीज को हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया था। और इस चीज का गिल्ट मुझे आज तक भी है कि मेरी वजह से पार्वती की जान चली गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना।